हेलो एवरीवन, आई अदिति मुस्कान, योर पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर। स्वागत है आप सबका इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी इंडिया पर, पावर्ड बाय लेट्स स्टडी इंडिया। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो हमारा सेकंड चैप्टर है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे सोवियत सिस्टम एक्चुअली में था क्या, जिसके एंड से सोवियत बाइपोलर वर्ल्ड का, दो सुपर पावर का एंड हो रहा था। वो सोवियत सिस्टम एक्चुअली में था क्या, फिर वो उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर टू, उसका स्प्रेड कैसे हुआ, उसमें सेलेंट फीचर्स क्या क्या थे। आज के इस वीडियो में उससे आगे बढ़ते हैं, सब जानेंगे कि उसमें चैलेंजेस क्या क्या थे। अगर वो एंड हुआ तो उसमें कुछ तो कमियां रही होंगी, तो उसमें क्या क्या कमियां थी, क्या चैलेंजेस थे। फिर जो लीडर्स जो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन, जब सोवियत सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, तब से लेकर आफ्टर टिल द डिसइंटीग्रेशन कौन कौन से लीडर थे, उनका क्या पॉलिसी था, वो कैसे, उनका स्टाइल क्या था रूल करने का, वो सारे लीडर्स को पढ़ेंगे। मतलब लीडर्स तो काफी सारे हैं, पर जो मेजर लीडर्स जिनका पॉलिसी से इफेक्ट हुआ सोवियत सिस्टम को, उसमें रिफॉर्म्स आए, उन सारे लीडर्स को पढ़ेंगे। फिर जो गोर्बाचोव, जिन्हें ब्लेम किया जाता है डिसइंटीग्रेशन के लिए, उनको पढ़ेंगे डिसइंटीग्रेशन के पर्सपेक्टिव से, उनके पर्सपेक्टिव से डिसइंटीग्रेशन को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग, हमारा पहला टॉपिक है चैलेंजेस इन दी सोवियत सिस्टम। चैलेंजेस मतलब क्या क्या चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम फेस कर रही थी, उनके सामने क्या मुश्किलें थी सोवियत सिस्टम के सामने। उसका पहला पॉइंट है लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। लैक ऑफ डेमोक्रेसी कैसे? क्योंकि वहां पे वन पार्टी सिस्टम थी, वहां पे कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, उनका अपोजिशन नहीं था। तो लोग, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हमारा जो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। मगर यहाँ जब लोगों के पास चॉइस ही नहीं थी, कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल करेगी इन द एंड, कुछ भी हो जाए, तो लोगों के पास राइट टू वोट ही नहीं था। इसका मतलब वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी, क्योंकि वहाँ के लीडर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे लोगों के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो अकाउंटेबल नहीं थे। वो क्या पॉलिसी ला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनका बस एक गोल था कि कम्युनिज्म को अचीव करना है। उसके लिए वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उनका जो मन कर रहा था वो कर रहे थे, ठीक है। और दूसरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब सोवियत सिस्टम में ऐसा था कि अगर कोई भी, मतलब एक पूरे कंट्री में हर कोई कम्युनिज्म का सपोर्टर हो, हर कोई कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्टर हो, ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है। डाइवर्सिटी रहती है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कोई, जो लोग डेमोक्रेटिक वे चाहते थे, या जो लोग जार्नी के सपोर्टर थे, या जो भी आइडियोलॉजी के सपोर्टर थे अदर देन द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, वो अगर कुछ क्रिटिसाइज करते थे लीडर्स को, जो सिस्टम गवर्नमेंट थी वहां की, उसको, तो उनको जो देशद्रोही घोषित कर दिया जाता था और उनको मार दिया जाता था। और ये सबसे ज्यादा किसके टाइम में हुआ था? स्टालिन के टाइम में। स्टालिन का जो पूरा टाइम पीरियड है उसे रिंग ऑफ टेरर भी बोलते हैं। मतलब वो पूरा टेरराइज करके रखा था, जो भी उसके खिलाफ बोले, जो भी उसे उसे लोग देशद्रोही घोषित कर देना है, और उसने भारी संख्या में लोगों को मार डाला था, ठीक है। आगे जो सेकंड टॉपिक है, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म्स, ठीक है। वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी of the Soviet had tight control over all institution and was unaccountable to the people, ठीक है। ये एक मेजर कमियां थी कि उस समय जो सोवियत सिस्टम थे उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत थी, स्पेशली जो वन पार्टी सिस्टम थी, जिसकी वजह से मतलब सरकार क्या कर रही थी, मतलब लोगों का सुन ही नहीं रही थी। लोग किस हाल में जी रहे हैं, उनको लोगों के इमोशंस, वैल्यूज, उनकी क्या नीड है, उनकी क्या जरूरतें हैं, इससे जो गवर्नमेंट है, जो पूरा सिस्टम चला रहे थे, उनको कोई मतलब ही नहीं था। उनका एक ही गोल था, कम्युनिज्म। वो उसको किसी भी तरीके से अचीव करना चाहते थे। तो वहाँ तो ये उसमें रिफॉर्म की जरूरत थी कि वहाँ वन पार्टी सिस्टम की, वहाँ एटलीस्ट टू पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम आनी चाहिए, जिससे लोगों के पास राइट टू चूज हो। और फिर जो सरकार में है वो भी ऐसे डरे कि ठीक है, अगर हम काम नहीं करेंगे, सरकार लोगों की दिक्कतों को नहीं जानेंगे, तो नेक्स्ट इलेक्शन में लोग हमें इलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये रिफॉर्म की जरूरत थी कि वहाँ वन पार्टी सिस्टम से मल्टी पार्टी या टू पार्टी सिस्टम होना चाहिए था। और दूसरा कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना जरूरी था, ऐसे लेजिटिमेट गवर्नमेंट रहेगी, लोगों का ट्रस्ट रहेगा गवर्नमेंट में, तो सिस्टम अच्छे से काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द पार्टी डिडंट गिव फ्रीडम to 15 different republics to manage their own affairs, including cultural affairs. Okay? जो यूएसएसआर था हमारा, उसमें ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे, बाल्टिक नेशन थे, इधर ईस्टर्न नेशन थे, जो प्रेजेंट डे सेंट्रल एशिया है, और पूरा रशिया था। वो रशियन अम्पायर, जो पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्टर्न यूरोप के कंट्री को फासिस्ट आर्मी से आजाद करवा के स्टालिन ने यूनाइट किया था, और यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ था।
तो वो सारे जो रिपब्लिक है, अभी अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिया में देखो तो इंडिया तो मतलब दैट डे जो यूएसएसआर था उसके कंपेयर में छोटा है, फिर भी इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, सबका अपना कल्चर है, सबके अपने तरीके हैं सब कुछ फॉलो करने के। तो उस टाइम जो यूएसएसआर था उसमें भी कल्चरल डिफरेंस काफी ज्यादा थे, खासकर जो ईस्ट यूरोपियन नेशन तो थोड़े एक साथ मतलब एक जैसे थे, मगर जो इस्तान नेशन है वो काफी अलग था बाकियों से। इस्तान में अगर देखोगे तो ऐसे वो इस्लाम डोमिनेटिंग ये सब है, और उधर ईस्टर्न यूरोप बाल्टिक नेशन और रशिया में कैथोलिक क्रिश्चियन वाला है। मगर जो वहाँ सरकार थी वो थोड़ा भी जो होल्ड अप की हुई थी इतनी टाइट थी, वो थोड़ा भी लूज नहीं करना चाहती थी। उसे ऐसा लगता है थोड़ा भी लूज करेंगे तो लोग अपने मन का करने लगेंगे, मतलब हमारे हाथ से पावर चला जाएगा। तो वो लोगों को हर राइट से वंचित कर रही थी। इवन उनके उनके पास कल्चरल राइट भी नहीं था, वो अपना कल्चर भी अपने तरीके से फॉलो नहीं कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑल्दो रशिया was only one among the 15 republic in USSR, but in reality Russia was dominated। जो हमारा 15 रिपब्लिक था, नो डाउट जो अगर बाई ज्योग्राफी देखोगे तो रशिया सबसे बड़ा है वो यूएसएसआर में, मगर जो था तो 15 रिपब्लिक से बना है तो हर कोई इक्वली है। मगर रशिया का जो भी पॉलिटिकल आइडियाज है सब कुछ रशिया ओवर जो 15 रिपब्लिक थी यूएसएसआर में उससे डोमिनेट करता था। अगर लीडर्स के बारे में पढ़ोगे तो जो लीडर्स रहे यूएसएसआर के जिनकी पॉलिटिकल आइडियाज हम पढ़ते हैं जिसके अकॉर्डिंग यूएसएसआर पूरा काम करता था, वो भी मेनलैंड रशिया के ही है, ऑलमोस्ट रशिया के ही है। तो इस तरीके से क्या करता था, रशिया की जो भी आइडियाज है हर वो सारी आइडियाज बाल्टिक नेशन ईस्ट यूरोपियन नेशन इस्तान नेशन सब पे डोमिनेटेड था। ठीक है, तो इससे भी दिक्कतें आ रही थी, ये सारी दिक्कतें थी। सोवियत सिस्टम में जिस ये सारे रीजन थे, जिस सोवियत सिस्टम का एंड हुआ तो उसके पीछे रीजन तो होंगे, तो सारे चैलेंजेस थे जो सोवियत सिस्टम फेस कर रहा था। और उसके जो अंदर उसमें एग्रेशन सोवियत सिस्टम के भीतर ही वो होता है ना अलगाववादी मूवमेंट ऐसा कि हाँ हमें अलग होना है, ये सारी चीजें चल रही थी, उसके कारण यही सब थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Was the Soviet system really an alternative of Western capitalist system? जो सोवियत सिस्टम था, जो पूरा का पूरा सोवियत सिस्टम था जो यूएसएसआर को टक्कर दे रहा था, ऐसा उनके बीच कंपटीशन चल रही थी, राइवलरीज थी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, तो क्या सच में सोवियत सिस्टम कैपिटलिस्ट सिस्टम का अल्टरनेटिव था? अगर वो टक्कर दे रहा था कि हाँ हम अच्छे हैं, ऐसा वेस्टर्न कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को समझाने की कोशिश कर रहा था, तो क्या सच में वो उसके कंपेयर में अच्छा था या उस लायक था कि उसको कंपटीशन दे पाए? तो ये था कि इन द आर्म्स रेस द सोवियत यूनियन मैनेज्ड टू मैच द यूएस बट एट द ग्रेट कॉस्ट। ठीक है, जो यूएस था, यूएसआर का आर्म्स रेस चल रहा था, मतलब दोनों के बीच जो शस्त्रीकरण वाला था वो कंपटीशन चल रहा था कि हमारे पास ज्यादा वेपन तुम्हारे पास ज्यादा वेपन, ऐसा वाला। क्योंकि सेल्फ हेल्प था ना, ऐसा पता भी नहीं था कोल्ड वॉर कब हॉट वॉर में बदल जाए, कब न्यूक्लियर वॉर हो जाए, कब वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। तो वो लोग अपने आप को पूरा वेपनाइज कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा हथियार रख रहे थे। आर्म्स रेस तो चल रहा था। वहां यूएस में क्या था, यूएस में तो क्या सॉरी लिबर्टी थी, वहाँ डेमोक्रेसी थी, वहाँ पे जो बेसिक नीड्स है, हम लोगों ने जब सेलेंट फीचर्स पढ़ रहे थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो यूएस था उसमें वहाँ की इकोनॉमी हाई थी, जो यूएसएसआर था वहाँ पे अपना डोमेस्टिक कंज्यूमर गुड्स सारा प्रोड्यूस हो रहा था, उनका डोमेस्टिक इंडस्ट्री था, मगर उसका जो क्वालिटी था वो यूएस से मैच नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमी थी यूएसएसआर की वो यूएस की इतना नहीं थी, भले यूएस फर्स्ट पे था, यूएसआर सेकंड इकोनॉमी थी, मगर डिफरेंस दोनों का ज्यादा था। तो यूएस तो अपनी बेसिक जरूरतें अपने लोगों की फुलफिल कर रहा था, वहां पे लोग आराम से जितना जैसे चाह रहे थे लिबर्टी थी उतना कमा रहे थे, खा रहे थे, एक अच्छा जीवन जी रहे थे। और उसके अलग ये आर्म्स रेस कर रहा था, मगर यूएसएसआर क्या कर रहा था, वो मतलब खाने को नहीं था पर आर्म्स रेस में पैसे पूरा खर्च कर रहा था। मतलब इसको ऐसे दिखाना था कि नहीं हम स्ट्रांग हैं, पर रियली में ऐसा नहीं था। वहां पे बेसिक कंज्यूमर गुड्स भी लोग नहीं कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे, मगर जो सिस्टम था, जो सोवियत सिस्टम था, वहाँ के लीडर्स आर्म्स रेस में लगे हुए थे कि नहीं हमें कॉम्पिटिशन देना है, जिसको बाद में गोर्बाचोव खत्म भी करते हैं। ठीक है, next point is the Soviet Union lagged behind the West in technology, infrastructure, that is transport, power, and most importantly, in fulfilling the political or economic aspiration। ये तो था कि टेक्नोलॉजी में पीछे था, इंफॉर्मेशन में पीछे था, जो प्रोडक्शन था उसका क्वालिटी यूएसआर का यूएस के लैग बिहाइंड था, मगर वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशन फुलफिल करने में भी लोगों की पीछे था यूएसआर यूएसए से। कैसे? तो यूएसए में क्या था, डेमोक्रेसी थी, कैपिटलिज्म था, लिबर्टी था, ओपननेस था, लोग जो अपने लीडर्स को, जो वहाँ का प्रेसिडेंट था उसको इलेक्ट कर रहे थे अपने हिसाब से, अगर वो खुश नहीं है तो उसको री इलेक्ट नहीं करते थे, मतलब वहाँ डेमोक्रेसी थी।
वहाँ पे ओपननेस था, वहाँ पे लोग जितना चाह रहे थे उतना कमा रहे थे, एक लग्जरियस लाइफ जीना, अगर वो कैपेबल है तो लग्जरियस लाइफ भी जी रहे थे। मतलब हिसार में क्या था, ऐसा नहीं था। वहाँ पे लोगों के पास राइट टू चूज नहीं थी, जो लीडर थे वो इलेक्टेड नहीं थे, ठीक है, और ओपननेस नहीं थी, मतलब इकोनॉमी लो थी, और ऊपर से लोग अगर ज्यादा भी कमा पाने में एबल है तो वो कमा नहीं पा रहे, उनसे वो काम तो ज्यादा कर रहे हैं मगर उन्हें उतना ही मिल रहा है जितना उनके बस जरूरत का है, मतलब बस उनके बेसिक जरूरतें फुलफिल हो रही है। फर्दर वो कुछ अच्छा अगर वो लेना चाहते, खरीदना चाहते, पहनना चाहते, खाना चाहते हो तो वो नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरीके से यूएसएसआर क्या कर रही थी, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशन फुलफिल कर भी नहीं कर पा रही थी यूएसए कंपेयर में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि क्या है। Though wages continued to grow, productivity and technology fell considerably behind that of the West. वेजेस जरूरत के अकॉर्डिंग तो मिल रहा था, अगर कोई नहीं कमा पा रहा है ज्यादा वो जरूरत के हिसाब से तो उसे भी ज्यादा दे दिया जाए, तो ये सब तो हो रहा था। पर बाकी जो प्रोडक्टिविटी थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वैसे कंपेयर में कम थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कम थी, तो प्रोडक्टिविटी का भी जो क्वालिटी था वो मैचअप नहीं कर पा रहा था यूएसए के लिए। दिस लेड टू द शॉर्टेज ऑफ ऑल कंज्यूमर गुड्स। प्रोडक्टिविटी नहीं थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी। अगर आप आगे वाला चैप्टर पढ़ोगे, नेक्स्ट चैप्टर, उसमें एक स्टोरी है कि जैसे यूएस जींस पहनना है, यूएस के लोगों के लिए नॉर्मल था, इट्स नॉर्मल, वो बेसिक चीजें थी। तो यूएसएसआर के लोग भी एस्पायर कर रहे थे कि हम भी पहने, मगर उनकी टेक्नोलॉजी उतनी वो नहीं थी, वहाँ का प्रोडक्शन उतना मतलब अच्छी क्वालिटी का नहीं था कि वहाँ के सारे लोग ऐसे पॉसिबल हो कि वहाँ के लोग सारे जींस पहन पाए जो जो चाहते हैं। तो ये बेसिक जरूरतें भी यूएसएसआर का फुलफिल नहीं हुआ था, जो बेसिक कंज्यूमर गुड्स है उसका भी प्रोडक्शन सही से नहीं हो पा रहा था यूएसएसआर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द सोवियत economy was flattering in the late 1970s and came stagnant, ठीक है। स्टार्टिंग में तो अगर लीडर्स को पढ़ोगे ना तो स्टालिन के टाइम में, स्टालिन का वाले जो टाइम पीरियड है वो रेन ऑफ टेरर माना जाता है, मगर जो इकोनॉमिक ग्रोथ था ना सोवियत सिस्टम का, वो सबसे ज्यादा स्टालिन टाइम में ऐसे ट्रिगर अप हुआ था, फिर धीरे धीरे ऐसे लो हो गया, स्टैगनेंट हो गया। तो 1970s तक जो आते आते जो सोवियत सिस्टम की जो इकोनॉमी थी वो फ्लैटरिंग हो गई थी, मतलब ऊपर तो नहीं बढ़ रही थी, ये ऐसे हो गई थी, या फिर नीचे जा रही थी, हाई तो नहीं हो रही थी, ठीक है, ऐसे मतलब रुक गई थी या फिर नीचे भी जा रही थी। और जो मतलब कोई भी किसी प्रकार का इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं देखा जा रहा था ये सोवियत सिस्टम में, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हो कि वाज रियली वाज द सोवियत सिस्टम एन अल्टरनेटिव टू यूएसए, मतलब सोवियत सिस्टम सच में अल्टरनेटिव था वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम का या नहीं, ये सारे रीजन्स के बेसिस पे आप खुद डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हो, तो इसका आंसर है कि सच में नहीं था, वो कंपटीशन में था, वो टक्कर दे रहा था कि नहीं हम आगे, वो बस दिखा रहा था कि हम हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे लीडर्स ऑफ द यूनियन, जो सोवियत संघ के मेजर मेजर लीडर्स थे, जिनके उनके टाइम पीरियड पे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे चीजें चेंज हुई, कैसे कोल्ड वॉर एक पीक पॉइंट हॉट वॉर पे पहुंचा, क्यूबन क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम में 1962 के टाइम में, और कैसे वो धीरे धीरे मतलब और ठंडा होता गया, मतलब वॉर लाइक सिचुएशन नहीं रही, और फिर बाय द मास डेमोन्स्ट्रेशन उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गई। तो किस लीडर्स के टाइम पीरियड में क्या हुआ ये जानते हैं, ठीक है। पहले लीडर्स है हमारे व्लादिमीर लेनिन, इनका जन्म हुआ था 1870 टू 1924, ओनली 54, अगर बाकी लीडर से कंपेयर करें तो ये सबसे कम जिए थे 54 से तक, ठीक है। फाउंडर ऑफ बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी थे उसके फाउंडर थे और रशियन रिवॉल्यूशन के मेजर लीडर्स थे 1917। ये जो फाउंडर थे ना, ये बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक, जो रशियन रिवॉल्यूशन है हमारा, उसे हम सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं और उसे हम बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इधर से ही आया है, ठीक है। तो जो लेनिन थे वो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे, जो बाद में कम्युनिस्ट पार्टी जो यूएसएसआर में था, जो लीड कर रहा था, वो उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रशियन रेवोल्यूशन के मेजर लीडर्स थे और फाउंडर हेड थे यूएसएसआर ड्यूरिंग द पीरियड 1917 टू 1924। ये एक टफ पीरियड था यूएसएसआर का, 1917 टू 1924। उस वक्त क्या हो रहा था, जान निकोलस को हटाया गया था, उसका रशियन अंपायर पूरा लिया गया था, फिर वहां पे एक गवर्नमेंट बनी थी जिसे अक्टूबर रेवोल्यूशन आते आते हटा दिया गया था। वहां के लोग जो थे, जो जान निकोलस के सपोर्टर थे या डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे, वो क्या किए, अपोज करने लगे, तो वहां पे एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन बन गया। तो उस टाइम पीरियड पे लेनिन ने वो सबको बनाया, उस सब चीजों को संभाला, और एक पूरा का पूरा रशियन अंपायर जो जान निकोलस से छीना गया था उसका पूरा का पूरा लीडर बना, ठीक है। तो लेनिन को एक पावरफुल लीडर के रूप में हम देख सकते हैं इन दी कोल्ड वॉर एरा के टाइम का।
एडवोकेट ऑफ मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म की जो आइडियोलॉजी थी जिसके ऊपर पूरा का पूरा ईस्टर्न ब्लॉक बेस्ड था, जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी थी उसके एक मेजर एडवोकेट थे, सपोर्टर थे, और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कम्युनिस्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जो हमारा लेफ्टिस्ट ग्रुप है, जो लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, उनके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था। और अगर आप लेनिन को स्टालिन से कंपेयर करोगे ना, तो लेनिन स्टालिन बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक था, अथॉरिटेटिव था, मगर लेनिन क्या था, लेनिन का जो अप्रोच था वो थोड़ा आइडियल था। वो जो भी प्रैक्टिकल में कर रहा था, जो भी सिस्टम बना रहा था, उसको जो आइडियोलॉजी थी मार्क्सिज्म की उससे बहुत ज्यादा अलग नहीं किया था। देखो, जब आइडिया ये सब प्रैक्टिकलिटी में आती है तो चेंजेस तो आते हैं, मगर लेनिन क्या क्या था, आइडियोलॉजी और जो प्रैक्टिकल में जो पूरा सिस्टम बना था उसमें उसको दोनों को देखोगे तो ऐसे ज्यादा सिस्टम चेंज नहीं हुआ था, वो आइडिया पे बेस्ड ही रहा था। मगर स्टालिन क्या था, वो आइडिया से बहुत दूर चला गया था, ऐसे बस ब्यूरोक्रेटिक हो गया था, पावर रहना चाहिए ऐसा वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जोसेफ स्टालिन, उनका जन्म हुआ था 1879 में और इनका डेथ हुआ 1953 में। सक्सेसर ऑफ लेनिन, सॉरी, स्टालिन का जन्म हुआ था 1879 में, इनका डेथ हुआ 1953 में। सक्सेसर ऑफ लेनिन इन्हें माना जाता है। सक्सेसर ऑफ लेनिन लेड द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग इट्स कंसोलिडेशन। सोवियत यूनियन का कंसोलिडेशन कब हुआ था, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब जो फासिस्ट फोर्सेस थी हिटलर वाली, वो पूरे ईस्ट यूरोपियन नेशन को ऐसे घेरते हुए रशिया तक पहुंची थी, फिर जो सोवियत आर्मी थी वो उसे खदेड़ते हुए बर्लिन तक ले गई थी। तो फिर वहां पे जो ईस्ट यूरोप के कंट्रीज थे उन्हें आजाद करवाया था सोवियत आर्मी। फिर उन्हें वहां क्या किया, अपने मॉडल के अकॉर्डिंग सरकार बनवाई, उन्हें यूएसएसआर में शामिल कर लिया। ये जो पूरा कंसोलिडेशन हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर, स्प्रेड ऑफ यूएसएसआर हो रहा था, उस टाइम पीरियड में लीडर थे यूएसएसआर के स्टालिन। इसलिए क्रेडिट भी तो जो लीडर रहेगा उसे ही क्रेडिट या ब्लेम किया जाएगा, तो क्रेडिट भी उसका कंसोलिडेशन का स्टालिन को ही दिया जाता है। ठीक है, बिगेन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पॉसिबल कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बिगेन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पॉसिबल कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये क्या किया रैपिड, अभी मैंने बताया था ना कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ, भले स्टालिन कितने बुरे थे, वो प्रेजेबल आदमी नहीं थे, ऐसे नहीं थे कि उनको प्रेज किया जाए बहुत ज्यादा। वो वायलेंट, उनका जो स्टाइल था वो ज्यादा वायलेंट था, और सबसे बुरा था कि वो लोगों को मारते थे, जो उनकी राइवलरी थी। मगर जो इकोनॉमिक ग्रोथ देखा जाएगा ना, वो सबसे ज्यादा स्टालिन के टाइम में देखा जाएगा। वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था, और क्या कहते हैं, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कलेक्टिवाइजेशन कैसा, तो फोर्सिबल कलेक्टिवाइजेशन, फोर्सिबल फोर्सिबल कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। मतलब लोग नहीं भी चाह रहे हैं कि वो जमीन पे वो खेती करे और वो पर्टिकुलर क्रॉप को उगाए, फिर भी स्टालिन क्या कर रहा है कि एक मतलब एक सीधे से, अगर इधर मेरा लैंड है, इधर मेरे दोस्त का लैंड है, तो उस लैंड को ऐसे ऐड ऑन कर दे रहा है, उस पर पूरे पे डाल उगा दे रहा है, ऐसे ऐसा कर रहा है। भले ही हम ना चाहते हो डाल उगाना है, भले ही हम उस पर घर बनाना चाहते हो, मगर स्टालिन क्या कर रहा था, फोर्सिबल, मतलब जबरदस्ती, तुम लोग चाहे ना चाहे सारे सारे लैंड को जोड़ दे रहा था, और उस पे जो क्रॉप वो चाहता उगवाना, वो क्रॉप उगा रहा था। तो ऐसा हो रहा था। ठीक है, गिवन क्रेडिट फॉर सोवियत विक्ट्री इन वर्ल्ड वॉर टू के बाद लीडर ये था, तो उसके विक्ट्री का क्रेडिट भी सही दिया जाता है। हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट टेरर ऑफ द 1930s। ग्रेट टेरर क्यों, क्योंकि उसका जो पूरा टाइम पीरियड था उसमें लोगों को बोलने की एकदम आजादी नहीं थी, उसे एकदम आजादी नहीं थी कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे, जो पूरा सोवियत सिस्टम है, लीडर से उसको क्रिटिसाइज करे। अगर कोई भी जो कार्टूनिस्ट होते थे, जो कार्टून के द्वारा क्रिटिसाइज करने का कोशिश भी करते थे, तो वो सबको डिस्ट्रॉय की कोशिश करता था, सबको मरवा देता था। तो पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड था उसे रेन ऑफ टेरर बोलते हैं। ठीक है, अथॉरिटेरियन था फंक्शनिंग, अथॉरिटेरियन फंक्शनिंग थी एंड एलिमिनेशन ऑफ राइवल्स विद इन द पार्टी। अथॉरिटेरियन फंक्शनिंग थी। अथॉरिटेरियन मतलब क्या होता है कि जो सब कुछ कंट्रोल करे, स्पेशली जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है लोगों की, उसको कंट्रोल करे, सिविल राइट्स ना हो, मतलब लोग को चूज करने का, बोलने का अधिकार ना हो। ठीक है, तो अथॉरिटेरियन था। ब्यूरोक्रेटिक था। देखो ब्यूरोक्रेटिक क्यों बुरा है, अगर नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा तो हमारी बातें सुनेगा, हमारी जरूरतों को समझेगा, मगर ब्यूरोक्रेटिक, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में होते हैं आईएएस लोग, वो तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते ना, तो वो जो करेंगे वो हमारे क्यों सुनेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग चीजें करेंगे, जो उनका गोल है उस पर फोकस रहेंगे और उसको फुलफिल करेंगे, वो ये नहीं देखेंगे हाँ लोग क्या चाह रहे हैं। तो इसलिए
ये क्रिकेट साइजेबल था क्योंकि ये पूरा जो गोल था इनका कम्युनिज्म अचीव करना है, बस उस पर फोकस थे। लोग की जरूरतों को सुना ही नहीं जा रहा था। अगर लोग थोड़ा भी बोल रहे थे तो उन्हें मार डाला जा रहा था। तो ये सारी चीजें इनके टाइम पे बुरी हो रही थी। नेक्स्ट है हमारे निकिता क्रुश्चेव। निकिता निकिता नाम से, जैसे इंडिया में निकिता लड़कियों का नाम होता, तो ऐसे मतलब मेरे को भी लगता था कि निकिता क्रुश्चेव कोई फीमेल लीडर जो यूएसआर की बनी थी, पर ये था नहीं। निकिता एक मेल मेल थे, पुरुष थे। निकिता क्रुश्चेव जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम में यूएसआर के लीडर थे। इनका जन्म हुआ था 1894 में और इनका डेथ हुआ 1971 में। 1971 में क्या हुआ था, अगर हम रिकॉल करें तो 1971 में बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था। 1971 में इंडिया यूएसएसआर के बीच फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी। इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था जिसमें बांग्लादेश को आजाद करवाया गया था। ठीक है। लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन के लीडर थे फ्रॉम 1953 टू 1964। ठीक है। 1964 जो 61 62 के टाइम में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, जो पीक टाइम था वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर 2 का। ठीक है। डिनाउंस साइलेंस लीडरशिप स्टाइल एंड इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म्स इन 1956। ठीक है। जो स्टालिन का स्टाइल था रूल करने का, उसको डिनाउंस किए थे। ठीक है। मतलब कि हाँ, हमें स्टालिन का इतना ऑथोरिटेटिव नहीं होना, ब्यूरोक्रेटिक नहीं होना, ऐसे टाइट होल्ड अप करके नहीं रखना है। तो उसके स्टाइल को में रिफॉर्म्स लाए थे 1956 में और अपने तरीके से रूल करना स्टार्ट किए थे। उसमें पहले था सजेस्टेड पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद द पीस। ठीक है। ये पीसफुल को एग्जिस्टेंस जा रहे थे। ये मतलब कॉम्पिटिशन तो था कोल्ड वॉर के टाइम में दोनों राइवलरीज के बीच, पर ये नहीं चाह रहे थे कि हाँ ऐसा सिचुएशन है जिसमें वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, ऐसे कोल्ड वॉर हॉट वॉर में बदल जाए, हमारे बीच न्यूक्लियर वॉर हो जाए, खून खराब हो जाए। ये ऐसा नहीं चाह रहे थे। कंपटीशन था, ठीक था, पर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाह रहे थे। और आप देखोगे ना तो लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी हुआ था, जो इसे मॉस्को ट्रीटी भी बोलते हैं या पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी भी बोलते हैं, जो 1963 में इनके टाइम पीरियड में ही हुई थी, जिसमें जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो मॉस्को जा रहे थे। यूएस यूके जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री थी उसके लिए मॉस्को जा रहे थे ट्रीटी साइन करने। तो इनके टाइम में ये इतना मतलब जो ट्रिगर्ड अप हुआ था ना स्टालिन के टाइम में, जो कोल्ड वॉर एकदम मतलब एकदम होल्ड अप टाइट कंपटीशन एकदम बढ़ा हुआ था, वो इनके टाइम में देखोगे तो मतलब धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा था। कोल्ड वॉर था मगर वो ऐसा सिचुएशन नहीं था कि कोल्ड वॉर हॉट वॉर में बदल सकता था। वो और मतलब कोल्ड ही होते जा रहा था। ठीक है। इन्वॉल्व इन सप्रेसिंग पॉपुलर रिवेलियन इन हंगरी एंड इन द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। जो हंगरी एक कंट्री था, हंगरी ऑस्ट्रिया हंगरी जो उस साइड थी, वो अगर वर्ल्ड वॉर 2 में शायद वो मतलब एक्सिस पावर में तो जर्मनी जापान इटली ही थी, मगर ऑस्ट्रिया और हंगरी आई थिंक उस जर्मनी के तरफ ही थी, ऐसा कुछ था। मतलब ऐसे श्योर नहीं हो, आप लोग चेक कर लेना। तो जो हंगरी एक कंट्री था, वहां पे वो यूएसएसआर का पार्ट नहीं था। देखो दो तरह की थी, एक तो यूएसएसआर था पूरा का पूरा, जैसे 15 रिपब्लिक थे, ईस्ट यूरोपियन, बाल्टिक और ईस्टर्न और रशिया। ठीक है। उसके अलावा जो ईस्टर्न पूरा ब्लॉक था उसमें और भी कंट्रीज थे जो यूएसएसआर का एलाई था। यूएसएसआर तो पूरा का पूरा यूनियन था जहाँ पे एक लीडर था, पर बाकी और भी कुछ कंट्रीज थे जिसका अपना अपना लीडर था, मगर वो यूएसएसआर के सपोर्ट में था। जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम में क्यूबा सपोर्ट किया था यूएसएसआर का, तो वो यूएसएसआर में तो नहीं था, पर हाँ ईस्टर्न अलायंस में तो था। तो हंगरी भी वन ऑफ देम थी, वो ईस्टर्न अलायंस में थी। जो वार्सो पैक्ट हुआ था उसको साइन भी किया था। तो हंगरी में क्या था, तो यूएसएसआर क्या करता था वहां के लीडर कि जो उनका अलाई है, जो उनका दोस्त, उनका सपोर्टर है, वहां पे जो सरकार बनती थी अगर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, तो वहां के जो लोग अगर रिबेल करते थे उस गवर्नमेंट के खिलाफ, उस रिबेलियन को, उस लोगों के प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश करते थे। तो हंगरी में निकिता क्रुश्चेव के टाइम में लोग रिवोल्ट कर रहे थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो उसको सप्रेस करने का काम किया था, में हेल्प किया था निकिता क्रुश्चेव। ठीक है। अंडर द लीडर ऑफ निकिता क्रुश्चेव यूएसएसआर ने किया था। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम में उसे भी निकिता क्रुश्चेव भी था। ये हम लोग डिटेल से पढ़ भी चुके हैं। आगे है लियोनिड ब्रेंजेव। इनका जन्म हुआ 1906 में, इनका डेथ हुआ 1982 में। ठीक है। ये सोवियत यूनियन के लीडर है फ्रॉम 1964 टू 82। जो निकिता क्रुश्चेव थे उनके डेथ के बाद ब्रेंजेव भी यूएसआर के लीडर्स बने। प्रपोज एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम एसोसिएटेड विद द डेटेंट फेज ऑन द रिलेशन बिटवीन यूएसए। जो यूएसएसआर था पूरा का पूरा, तो वो उधर से शिफ्ट होकर उसका वो एशिया की तरफ भी अप्रोच कर रहा था। अगर मतलब इसके टाइम पीरियड में ही इंडिया के साथ यूएसएसआर की फ्रेंडशिप ट्रीटी भी हुई थी। फिर अफगानिस्तान इन्वेजन भी हुआ था, अफगानिस्तान के साथ में फिर वार्ता भी हुई थी यूएसएसआर की। तो ये क्या कर रहा था, मतलब कोल्ड वॉर तो हो रहा था, मगर ये थोड़ा एशिया की तरफ कलेक्टिव सिक्योरिटी का अप्रोच कर रहा था, उधर बढ़ रहा था। ठीक है। और डेटन फेज ऑफ विद रिलेशन विद यूएसए। डेटन फेज क्या है,
जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थी 1962 में, जो पीक पॉइंट था कोल्ड वॉर का, उसके बाद जो कोल्ड वॉर थोड़ा ठंडा पड़ता गया, उसे ही हम डेटन फेज कहते हैं। जो राइवलरी जो यूएसए के साथ, मतलब कोल्ड वॉर तो था मगर यूएसएसआर और यूएसए के बीच जो राइवलरी थी वो कम होती गई, उसे ही हम डेटन फेज कहते हैं। पीक पॉइंट के बाद जो ट्रिगर अप हुआ था कोल्ड वॉर, उसके बाद जो स्लो डाउन हुआ उसे हम डेटन फेज कहते हैं। ठीक है, तो उसे एसोसिएट किया जाता है डेटन फेज के साथ, स्पेशली अंडर रिलेशन बिटवीन यूएसए। ठीक है, इन्वॉल्व इन सप्रेसिंग अ पॉपुलर इन जेकोस्लोवाकिया एंड इन इन्वेडिंग अफगानिस्तान। सॉरी, देखो जो पिक्चर निकिता क्रुश्चेव के टाइम में हंगरी में रिबेल को सप्रेस किया, तो इस टाइम जेकोस्लोवाकिया में भी रिबेल कर रहे थे लोग, तो जेकोस्लोवाकिया उस टाइम तो सप्रेस कर दिया, मगर फिर 1989 में फिर से जेकोस्लोवाकिया में लोगों ने रिबेल किया। और उस टाइम जेकोस्लोवाकिया का देखो, जो हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा था कि 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जो कोल्ड वॉर था वो मिलिट्री मीन से नहीं, मास डेमोन्स्ट्रेशन से खत्म हुआ था। तो ये यही सब हो रहा था कि लोग रिबेल कर रहे थे अगेंस्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। फिर एक टाइम के बाद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रिप्लेस हो भी जाती है, फिर जब आइडियोलॉजी नहीं बचती है तो इस साल में से वो कंट्री भी अलग हो जाती है। तो जेकोस्लोवाकिया में जैसे रिबेल तो कर रहे थे लोग, तो उस टाइम तो सप्रेस कर दिया, पर 1989 में जेकोस्लोवाकिया में फिर से लोग रिबेल करते हैं। उस टाइम क्या होता है, जेकोस्लोवाकिया का भी आपस में वो विभाजित हो जाता है। एक क्या बचता है, रिपब्लिक ऑफ चेक, एक क्या बचता है, रिपब्लिक ऑफ चेक, और एक स्लोवाकिया। ठीक है, चेक रिपब्लिक अभी कंट्रीज है ना, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया 1989 में रिबेल होता है, फिर वो विभाजित हो जाता है, फिर वहां की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी हट जाती है और इस तरह से अलग हो जाता है। तो ये तो 1989 का बात है। हालांकि ब्रेंजेव के टाइम में जो रिबेल हुआ था चेकोस्लोवाकिया में, उसे सप्रेस कर दिया जाता है ब्रेंजेव के द्वारा। ठीक है, इन्वेडिंग अफगानिस्तान। ठीक है, 1964 से 82 तक था लीडर। अफगानिस्तान इन्वेजन कब हुआ था, 1979 में। तो 1979 में जो अफगानिस्तान इन्वेजन हुआ था वो इसका ही लीडरशिप में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव ये ऐसे लीडर थे जो बाकियों से, इनकी जो पॉलिसीज थी, इनके जो सोच, एक रियलिस्ट थिंकर थे, जो रियलिटी को देख पा रहे थे कि हाँ मतलब क्या कमियां हैं सोवियत सिस्टम में, हमें क्या करना चाहिए। बाकी लोग तो ऐसे होते हैं ना, अंधे हो जाना कि हाँ जो है जैसा है, हमें बस कम्युनिज्म अचीव करनी है, नो मैटर उससे की वजह से क्या दिक्कतें आ रही थी। बाकी लीडर तो ये कर रहे थे, मगर गोर्बाचोव जो थे वो रियलिटी को देख पा रहे थे कि जो पूरा का पूरा सोवियत सिस्टम है उसमें क्या कमियां है, उसकी वजह से लोग उसकी वजह से लोगों को क्या उसकी वजह से लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है, ये सारी चीजें गोर्बाचोव को समझ आ रही थी। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, पॉलिसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस किए, रिफॉर्म का बात किया। फिर इस वजह से उन्हें ब्लेम भी किया जाता है डिसइंटीग्रेशन के लिए कि हाँ उन्होंने पॉलिसी लाई, उसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हो गया, यूनियन का कोलैप्स हो गया। ठीक है, तो ये डिटेल्स में पढ़ते हैं कि ये बॉर्न हुए थे 1931 में, इनका जन्म 1931 में हुआ था और इनका डेथ बहुत रिसेंट में हुआ है, अगस्त 2022 में। ठीक है, अभी 2022 अगस्त में इनका डेथ हुआ है। ये लास्ट लीडर थे सोवियत यूनियन के। लास्ट क्यों, क्योंकि इनका जो कार्यकाल था वो 1985 से 1991 तक था। 1991 में तो विभाजन हो गया था, सोवियत यूनियन रहा ही नहीं था, तो ये इनको लास्ट लीडर माना जाता है सोवियत यूनियन का। ठीक है, देखो ये 85 में थे और यहाँ क्या था, ये 85 में लीडर बने, और लियोनार्ड ब्रेंजेव जो 82 में लीडर बने, 82 में वो लीडर से हटे थे। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि 3 साल बीच में क्या हुआ। 3 साल दो लीडर आए, एक नहीं दो लीडर आए थे यूएसएसआर में, आफ्टर निकिता क्रुश्चेव एंड बिफोर, इन बिटवीन निकिता क्रुश्चेव एंड गोर्बाचोव, सॉरी इन बिटवीन ब्रेंजेव एंड गोर्बाचोव दो लीडर आए थे। ठीक है, मगर वो लोग ऐसे वो इतना कुछ ऐसा काम नहीं किया कि उन्हें उन्हें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो ये हम लोग बस मेजर लीडर को डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि 82 में चले गए तो गोर्बाचोव 85 में आया तो बीच का कहा गया, बीच में भी दो लीडर आए, लेकिन वो ऐसा कुछ किए नहीं थे कि उन्हें हम पढ़े या उनसे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, 1931 से 2022 इनका डेथ हुआ। लास्ट लीडर थे सोवियत यूनियन के। इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे कि हाँ ओपननेस होनी चाहिए, रीस्ट्रक्चर होना चाहिए, इकोनॉमी खुला होना चाहिए, वेस्ट वेस्ट का जो भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, यहाँ में जो लोग वहाँ पे बेसिक जरूरतें जो फुलफिल कर पा रहे हैं
ओपननेस से यहाँ के लोग भी उस चीज को फुलफिल कर पाएंगे, अच्छा लाइफ जी पाएंगे। इसलिए इन्होंने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स मतलब डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए इनका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, क्योंकि वो लोगों की आदत हो गई थी ना वो एकदम पावरफुल रहने की, बिना किसी अपोजिशन की। उस चीज में रिफॉर्म्स आ रहे थे, इसलिए इनको क्रिटिसाइज भी किया गया था, इनके अगेंस्ट तख्ता पलट की भी कोशिश की गई थी 1991 को। इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ये इंट्रोड्यूस्ड पॉलिसी ऑफ प्रेस्टोरिका, इसका मतलब था रीस्ट्रक्चरिंग एंड ग्लासनोट ओपननेस। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ व्हाट? रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी। जो सोवियत सिस्टम की इकोनॉमी थी, जो कम्युनिज्म वाली, वो नहीं, वो थोड़ा वो चाहते थे कि कैपिटलिज्म की तरफ टिल्ट हो जाए, इसलिए इन्हें ऐसे मतलब इन पे वो होता है ना, इनको मतलब इन पे ऐसा आरोप लगता है कि हाँ ये बेस्ट के एजेंट है तो यहाँ पे, मगर बेस्ट की आइडियोलॉजी को यहाँ स्प्रेड करना चाहते हैं इन्हें, मतलब इनको अपने ही लोग क्रिटिसाइज करने लगे इन सारी चीजों को, क्योंकि लोगों को आदत हो गई थी ना कम्युनिज्म जो पूरा सिस्टम बना था उसके अकॉर्डिंग रहने की। फिर ये कुछ अलग कर रहे थे, कुछ अलग बोल रहे थे, तो क्रिटिसिज्म तो होना ही है। तो अपने ही लोग इस पर आरोप लगाने लगे कि नहीं ये यूएसए का एजेंट है, वेस्टर्न कंट्रीज का एजेंट है, कैपिटलिस्ट यहाँ लाना चाहता है। तो ये सब हो रहे थे, तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे थे, डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, और ओपननेस की बात कर रहे थे। ओपननेस मतलब यहाँ की इकोनॉमी ओपन हो जाए, वेस्ट के लोग यहाँ पे काम करने आ पाए, वेस्ट के लोग यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करने आ पाए, वेस्ट के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें, वेस्ट के लोग भी यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करें, मतलब वहाँ उधर से भी चीजें यहाँ हो, यहाँ के लोग वहाँ जाए, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज कैपिटल हो। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल मतलब एक जगह से दूसरी जगह गुड्स का सर्विसेज का कैपिटल का एक्सचेंज हो, फ्री फ्लो हो इजिली, ठीक है। Stop the arms race with the USA, withdraw Soviet troops from Afghanistan and Eastern Europe, help in the unification of Germany. आप सोच रहे हो कि ये ऐसा ऐसा क्यों कर रहे थे? जो सोवियत सिस्टम था, जो ऐसे कंपटीशन में था, तो वो कंपटीशन को कम क्यों कर रहे थे? मतलब तो ऐसा इसलिए कि स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है, मतलब अगर एनसीईआरटी बुक भी पढ़ोगे ना, फर्स्ट रीडिंग में ऐसा है ये कि गोर्बाचोव ऐसा पॉलिसी लाया, उसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हो गया। पर ऐसे अगर अंदर की बात ऐसे डिटेल्स में जाओगे ना, तो ऐसा नहीं था। देखो जो डिसइंटीग्रेशन था, जो कोलैप्स था सोवियत यूनियन का, वो तो होना ही था, भले वो कुछ टाइम बाद होता, 1991 में ना होगा, 1993, 4, 5 तक होता, पर डिसइंटीग्रेशन होता ही। और ये चीज गोर्बाचोव समझ गए थे, कि होता है ना दूरदर्शी आदमी, तो गोर्बाचोव कुछ ऐसे ही थे, उन्हें दिख रहा था कि क्या होना है, तो उनको पता था डिसइंटीग्रेशन तो होना ही है, भले ही याद ना कर लो। तो ये उस पर फोकस ही नहीं थे, कोल्ड वॉर को पे पूरा का पूरा अपना ध्यान रखे ही नहीं थे। ये बोले थे कि उनको डिसइंटीग्रेट होना है, विभाजित होना है, ये तो होने दो। ये पूरा का पूरा कंसर्न किसके लिए थे? सोवियत सिस्टम की इकोनॉमी को लेकर, वहां के लोगों को लेकर, कि वहां के लोग जो बुरे हाल में जी रहे हैं विदाउट एनी फ्रीडम, उस चीज में सुधार के लिए कंसर्न थे। पूरा पूरा सेंटर थे सोवियत सिस्टम को अच्छा कैसे किया जाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो आर्म्स रेस जो हो रहा था यूएसए के साथ, उसको रोका, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा खर्च आ रहा था। अभी चैलेंजेस में हमने पढ़ा था कि आर्म्स रेस तो हो रहा था, यूएसए तो इजिली कर रहा था, मगर इसराइल जो था वो एक ग्रेटर कॉस्ट पे कर रहा था, खाने को नहीं था, मतलब अपने खाना छोड़ के आर्म्स रेस कर रहा था, ऐसा था। तो ये क्या किए? सबसे पहले आर्म्स रेस को रोके ताकि पैसे बचे उससे। फिर क्या किया? अफगानिस्तान और ईस्टर्न यूरोप से ट्रुप्स मंगवाए, क्योंकि वहां पे जो ट्रुप सेटअप किया था सोवियत सिस्टम ने अपना, तो उसमें पैसे उनको मेंटेन करने में पैसे लग रहे थे। तो ये सारी चीजें जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहे थे ना सोवियत सिस्टम का, जिसकी जरूरतें इनको महसूस नहीं हो रही थी, अब वो सारी चीजों को पहले खत्म किया। तो ट्रुप्स हटवाए, सॉरी, सबसे पहले तो ट्रुप्स हटवाया इन्होंने इस अफगानिस्तान और ईस्टर्न यूरोप से आर्म्स फोर्सों का, और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में हेल्प की, दस एंडेड द कोल्ड वॉर, ठीक है। क्योंकि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैसे हुई थी? बर्लिन वॉल को तोड़ने के बाद, बर्लिन वॉल को क्या माना जाता था? कोल्ड वॉर का सिंबल, ग्रेटेस्ट सिंबल माना जाता था। तो जिसको सिंबल माना जाता था, उसके तोड़ने के बाद तो मतलब जो सिंबल है कोल्ड वॉर का वो टूटा, तो इसका मतलब कोल्ड वॉर खत्म हुआ। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में इन्होंने हेल्प किया था। एक मिनट, इन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में हेल्प किया था। तो ये इस सारी चीजों के लिए भी उनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये ऐसे कर रहे थे कि इनको मतलब नहीं था कि हाँ सोवियत सिस्टम जीते, इस साथ यूएसए के राइवलरी में यूएसए जीते, ये पॉलिसी ला रहे थे जिससे ये सारी चीजों कर रहे थे ताकि यूएसएसआर हार जाए। पर ऐसा नहीं था, ये इसलिए नहीं कर रहे थे कि यूएसएसआर हार जाए, ये इसलिए कर रहे थे कि यूएसएसआर को तो हारना ही है, तो हम उस पर फोकस ना करके, यूएसएसआर का तो कोलैप्स होना ही है, तो हम उस पर फोकस ना करके हम सोवियत सिस्टम की बेहतरी के लिए फोकस होते, उसके लिए काम करते हैं, ठीक है। Thus blame for the disintegration of the Soviet Union.
ब्लेम किया जाता है इन सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के लिए। तो कोई भी कुछ नया करने का कोशिश करता है ना, सब बड़ा करने का, तो उन्हें चारों तरफ से उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है। तो गोर्बाचोव के साथ भी यही हुआ था। आगे बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन 1931 में इनका जन्म हुआ, 2007 में इनका डेथ हुआ। ठीक है, द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। रशिया यहाँ आ गया क्योंकि 1991 में सोवियत यूनियन खत्म हो गया, रशिया का फॉर्मेशन हो गया, तो इन्हें पहला फर्स्ट इलेक्टेड, और ये वहां के फिर डेमोक्रेसी आई। तो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री थी, वो जो उसका जो सिस्टम बना वो डेमोक्रेटिक वे में बना, बेसिस जो थी वो डेमोक्रेसी थी। तो ये पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने रशिया के। ठीक है, मेड द मेयर ऑफ मॉस्को बाई गोर्बाचोव। गोर्बाचोव के इन्हें मॉस्को का मेयर बनाए थे। हालांकि बाद में गोर्बाचोव को भी छोड़ देते। इन्हें ऐसा लगता है कि गोर्बाचोव बस दिखाने के लिए जो पेंडेंस का रिस्ट्रक्चराइजेशन का बात करना, अंदर ही अंदर वो भी पावर को होल्ड अप करना चाहता था। मतलब कुछ इनका आपसी राइवलरी था, जिसकी वजह से वो गोर्बाचोव को भी लेफ्ट आउट कर देते हैं। ठीक है, लेफ्ट द कम्युनिस्ट पार्टी लेड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सोवियत रेजिम इन 1991। देखो, ये कम्युनिस्ट पार्टी को लेफ्ट आउट कर देते, छोड़ देते। और ये क्या है, लेड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सोवियत रेजिम इन 1991। अभी आप सोच रहे हो गोर्बाचोव तक तो सोवियत सिस्टम बना ही हुआ है, मतलब भले ही गोर्बाचोव उस पर ध्यान नहीं दे रहा, पर ऐसा अचानक से क्या हो गया कि सोवियत रेजिम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने लगा, और वो भी इलेक्शन जो लीडर, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, वो मेजर लीडर ऐसा करने लगा। ऐसा क्या सिचुएशन हुआ? तो सिचुएशन यही हुआ था कि गोर्बाचोव रिफॉर्म्स की बात कर रहा था, फिर उसके अगेंस्ट कूप लाया गया 1991 में, जो कट्टर कम्युनिस्ट थे वो कूप लाए, तो उसको तो फिर, लेकिन उसके पॉलिसी जो रिफॉर्म्स थी गोर्बाचोव की, उससे क्या हुआ, लोग फ्रीडम टेस्ट कर चुके थे, तो वो अब दोबारा से नहीं चाहते थे कम्युनिस्ट पार्टी आए उनकी फ्रीडम छिन जाए। तो लोग उस कूप को प्रोटेस्ट के अगेंस्ट अपोज करने लगे, और उसमें उनको जो लीड कर रहा था वो येल्त्सिन था। और वो अपोज इसलिए नहीं कर रहे थे कि हाँ गोर्बाचोव वापस से पावर में आ जाए, वो अपोज इसलिए कर रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी जो है वापस से पावर में ना आए और उनके फ्रीडम दोबारा से ना छिन जाए। ठीक है, played a key role in dissolving the Soviet Union. Played a key role in dissolving the Soviet Union. सोवियत यूनियन को डिजोल्व करने में एक हीरो के रूप में इमर्ज हुआ था येल्त्सिन। Blamed for the hardship suffered by Russia and in the transition from communism to capitalism. ये डिटेल्स में अभी पढ़ोगे, जब डिसइंटीग्रेशन एंड इस कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ोगे ना, डिटेल्स में पढ़ोगे क्या हार्डशिप लोग सफर किए थे, कितनी दिक्कतें आई थी लोगों के बीच। देखो, जब कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म एकदम अपोजिट, जब कम्युनिज्म जो अपोजिट जो चीजें हैं वहां से ट्रांसफॉर्म होगा तो दिक्कतें तो आएंगी। जो पूरा का सिस्टम बना हुआ था कम्युनिज्म बेस्ड था, फिर इसको कैपिटलिस्ट सिस्टम बनाने में जो भी दिक्कतें आई थी लोगों में, जो वो सफर किए थे, उस सबके लिए ब्लेम किया जाता है येल्त्सिन को। ठीक है, और वो क्या दिक्कतें थी वो आगे वाले टॉपिक्स में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोर्बाचोव एंड डिसइंटीग्रेशन। गोर्बाचोव को ब्लेम करते हैं डिसइंटीग्रेशन को, तो अब गोर्बाचोव और डिसइंटीग्रेशन क्या रिश्ता था, क्यों ब्लेम किया जाता है, ये पढ़ेंगे। मिखाइल गोर्बाचोव who had become general secretary of Communist Party of Soviet Union in 1985। 1985 में ये कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने थे, लीडर बने थे यूएसएसआर के। ठीक है, रिफॉर्म्स वे नेसेसरी टू कीप द यूएसएसआर अब्रेस्ट, पहले एंड दे साउट टू रिफॉर्म्स द सिस्टम। वो सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि उनको पता था डिसइंटीग्रेशन होना ही है, तो वो जो कंपटीशन था कोल्ड वॉर पे फोकस ना होकर सोवियत सिस्टम को कैसे अच्छा बनाया जाए, उसमें जो लोग बुरे कंडीशन में जी रहे हैं उनके लाइफ को कैसे अच्छा बनाया जाए, उस पर फोकस होते हैं। वो पूरा का पूरा सोवियत सिस्टम के इकोनॉमिक ग्रोथ पे, वहाँ का पॉलिटिकल चेंजेस लाने पे कंसर्न थे। तो इस सब चीजों की वजह से वो रिफॉर्म चाहते थे। ठीक है, रिफॉर्म वे नेसेसरी टू कीप द यूएसएसआर एब्रिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन टेकन प्लेस इन द वेस्ट। रिफॉर्म नेसेसरी था क्योंकि जो वेस्ट में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही थी, जो इन्फॉर्मेशन हो रही थी, जो वहाँ पे प्रोडक्शन थी, जो वहाँ पे जो लोग जीवन जी रहे थे, वो जरूरी था कि वो सारी चीजें यूएसएसआर के लोग भी जिए, यूएसएसआर में भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो। और वो तभी होगा जब हम अपने सिस्टम को ओपन करेंगे, वेस्ट के इंडस्ट्रीज को सेटअप करने का अलाउ देंगे, वेस्ट से इन्वेस्टमेंट
या इन्वेस्टमेंट हो, ऐसा अलाउ करेंगे। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होगी। अगर हम ऐसे बंद बंद इकोनॉमी बना रहेगा तो यहाँ के जो लोग हैं वो बुरे हाल में ही रहेंगे, वो सारी चीजें एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, उस सारी चीजों से वंचित रह जाएंगे जो यूएस के लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीजों की वजह से वो चाहते थे कि रिफॉर्म हो। इम्पैक्ट ऑफ द डिसीजन, तो डिसीजन का इम्पैक्ट क्या हुआ? वो रिफॉर्म तो चाह रहे थे, फिर इम्पैक्ट ऑफ द डिसीजन क्या क्या हुआ? क्यों उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, ब्लेम किया जाता है डिसइंटीग्रेशन के लिए? तो उनका इम्पैक्ट ये भी हुआ कि द पीपल इन द ईस्टर्न यूरोप countries which were part of the Soviet bloc started to protest started to protest against their own government and Soviet control. देखो, इस यूरोपियन कंट्री बाल्टिक रीजन के लोग तो प्रोटेस्ट कर ही रहे थे अगेंस्ट कम्युनिस्ट रीजन के। हाँ, हमें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें अलग चाहिए। वो उनको ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से ही उनको जबरदस्ती ऐसा पकड़ के रखा है, पहले फासिस्ट फोर्सेस रखी, फिर यूएसएसआर रखी, तो ऐसा वो लोग प्रोटेस्ट तो कर रहे थे। मगर जब गोर्बाचोव ने रिफॉर्म की बात की तो वो टाइम उन्हें ऐसा सपोर्ट मिला, सह मिला कि हाँ, लीडर भी तो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो हमारा बोलना गलत नहीं होगा, हमारी बात से सुनी जाएंगी। तो वो लोग और स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करने लगे, मास डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे। फिर क्या हुआ, वहां की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो थी वो रिप्लेस हो गई। फिर वो धीरे धीरे कोलैप्स अलग होने लगे सोवियत यूनियन से, और सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ गोर्बाचोव। ठीक है, जो जो उसके पॉलिसीज की वजह से उससे मतलब मोटिवेटेड होकर लोग प्रोटेस्ट करने लगे इस पे, तो उस पर गोर्बाचोव का क्या रिएक्शन था? तो ही अनलाइक इन द पास्ट द सोवियत यूनियन अंडर द गोर्बाचोव डिडंट इंटरवेन व्हेन द डिस्टर्बेंस occurred and the communist regime collapsed after one and another. पहले क्या होता था, निकिता क्रुश्चेव के टाइम में हंगरी वाला देखे तो उसने वहां के रिबेलियन को सप्रेस किया, चेकोस्लोवाकिया में वेंजेव ने सप्रेस किया। मगर इस टाइम जब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में रिबेल कर रहे थे, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इस वक्त गोर्बाचोव उस चीजों को अपोज नहीं किया, उसे सप्रेस करने का कोशिश नहीं किया। तो यही तो इसलिए भी ब्लेम करते कि जब रिबेलियन हो रहा था बाकी लोग सप्रेस करते थे कि यूएसएसआर बना रहे, मगर गोर्बाचोव ने नहीं किया। और 10 जो कम्युनिस्ट रिजिम थी पूरी की पूरी वो कोलैप्स करी, और वन आफ्टर अदर जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी हर कंट्री के वो रिप्लेस होने लगी। ठीक है, इनिशिएटेड द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड डेमोक्रेटाइजेशन विद द कंट्री। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का बात किया था, क्या किया था ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ विद द कंट्री का बात करता था कि हाँ, डेमोक्रेटिक वे में सरकारें बनी। ठीक है, सरकारें बने, तो ये सारे रिफॉर्म्स की बात करता था निकिता गोर्बाचोव। The reforms were opposed by the leaders within the Communist Party. रिफॉर्म्स को अपोज किया गया था लीडर्स के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी के विदिन ही। ठीक है, कैसे किया गया था? तो एक coup टेक प्लेस इन 1991 दैट वाज एनकरेज्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स। ये हार्डलाइनर्स का मतलब क्या होता है? हार्डलाइनर्स का मतलब होता है जो एक्सट्रीमिस्ट हो, कम्युनिस्ट पार्टी जो कट्टर कम्युनिस्ट हो, जो एक्सट्रीमिस्ट हो कम्युनिस्ट पार्टी में। उन कम्युनिस्ट पार्टी के विदिन सबको क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो रिफॉर्म जो ला रहे थे उसको अपोज कर रहे थे, जो गोर्बाचोव को क्रिटिसाइज कर रहे थे। फिर एक टाइम के बाद क्या हुआ, 1991 में जो कट्टर कम्युनिस्ट थे, एक्सट्रीम वाले कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, वो लोग coup इंट्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट गोर्बाचोव। मतलब तख्ता पलट का कोशिश। तख्ता पलट मतलब सरकार जो प्रेजेंट सरकार है उसको हटा के अपने 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 लीडर को हटाना, अपने आदमी को लीडरशिप में लाना। ठीक है, तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाई थी? तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाई थी? तो नहीं, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। क्यों नहीं हो पाई थी? क्योंकि द पीपल बिकॉज द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देन एंड डिडंट वांट टू डिसाइड रूल ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। होता ना शेर के मुंह में खून लग जाना, तो ऐसा ही कुछ हुआ था। जो लोग थे वो एक जो फ्रीडम थी गोर्बाचोव की पॉलिसी की वजह से उन्हें मिली थी, उसको टेस्ट कर चुके थे, और अब वो नहीं चाहते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी वापस से पावर में आए, वापस से उन पर रोटेटिव रूल करे, उनकी आजादी छिन जाए। इसलिए वो जो कूप लाया गया एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिस्ट के द्वारा, जो कट्टर कम्युनिस्ट है उनके द्वारा, उसको लोग अपोज करने लगे, उसके खिलाफ लोग पूरा मास डेमोन्स्ट्रेशन चालू कर दिया। उसको लीड कौन कर रहा था? बोरिस येल्टसिन उस वक्त एक हीरो के रूप में इमर्ज की हुआ, इसलिए उसे बाद में वो एक लीडर था, लोगों का चेहरा था, इसलिए उसे बाद में विभाजन के बाद प्रेसिडेंट भी बनाया गया। लोग प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किए बोरिस येल्टसिन को। ठीक है,
नेक्स्ट बढ़ते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स एंड आफ्टरमेथ। तो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स जो coup लाए थे, उसके बाद क्या हुआ, 1991 के बाद क्या हुआ? बोरिस एलित्सन इमर्ज एज नेशनल हीरो इन अपोजिंग दिस coup। बोरिस एलित्सन एक हीरो के रूप में इमर्ज किया और वो coup को लोग जो अपोज कर रहे थे coup को, उनको ऐसे पूरा लीड किया, उसको अपोज किया, ठीक है। द रशियन रिपब्लिक वाइल्ड इलेक्शन वॉन अ पॉपुलर इलेक्शन बिगेन टू सेक ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल, ठीक है। जो रशियन रिपब्लिक बना उसके बाद 1991 के बाद, वहां पे इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना बोरिस एलित्सन, पहला इलेक्टेड प्रेसिडेंट। वो क्या किया, बिगेन टू सेक ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल। जो सेंट्रलाइज कंट्रोल थे, जो पूरा, जो पहले देखा जाता कि रशिया का जो भी लीडरशिप वो डोमिनेट माना जाता था अमॉन्ग द 15 रिपब्लिक्स, पूरा का पूरा जो पावर था वो सेंट्रलाइज था रशिया पे, वो उस चीज को डिसेंट्रलाइजेशन उस वहां का स्टार्ट किया। फिर जो अदर 15 रिपब्लिक थी, ईस्ट यूरोपियन, बाल्टिक नेशन, ईस्टर्न नेशन, वहां पे पावर डिसेंट्रलाइज किया, वहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। Power begins to shift from the Soviet center to the republics, especially in the more Europeanized part of the Soviet Union, which saw themselves as sovereign states. ठीक है, पावर सेंट्रलाइज किया, पावर शिफ्ट किया फ्रॉम रशिया, रशिया में जो सेंट्रलाइज पावर था वहां से शिफ्ट हुआ यूरोप में, ईस्टर्न नेशन में, बाल्टिक रीजन में। फिर जो ईस्ट यूरोपियन नेशन जो पहले से ही चाह रहे थे कि आजादी, वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, वहां के लोग रिबेल कर रहे थे, वो लोग खुद को एक सॉवरेन स्टेट के रूप में देखना चाहते थे। फिर वहां पे प्रोटेस्ट भी किया, वहां की सरकार को रिप्लेस किए और एक वो सॉवरेन स्टेट बन गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक डिडंट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस एंड वांटेड टू रिमेन विद द सोवियत फेडरेशन, बट व्हाई? जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक थे, जो ईस्टर्न नेशन थे, वो फ्रीडम नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि वो बने रहे सोवियत यूनियन में ही। पर ऐसा वो क्यों चाहते थे? तो अगर मैप देखेंगे ना, ये पूरा का पूरा यूएसएसआर है, ठीक है। ये ईस्टर्न नेशन है, ये देखो ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा चाहेंगे यूएसएसआर से अलग होना, क्योंकि यहाँ में और बाकियों में कल्चरल डिफरेंस बहुत ज्यादा है और उन्हें अपना कल्चरल अफेयर्स मैनेज करने को का अलाउ नहीं था सोवियत संघ में। तो ऐसा माना जा रहा था, ऐसा ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि ईस्टर्न नेशन में सबसे ज्यादा वो होगा कि हाँ हमें फ्रीडम चाहिए, पर ऐसा नहीं था। ये तो पहले से ही हड़बड़ाए थे और ये सबसे ज्यादा चाहते थे कि सॉवरेन स्टेट बन जाए और बन भी गए। मगर ये जो सेंट्रल एशियन पार्ट ईस्टर्न नेशन है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये जो नेशन है, ये नहीं चाहते थे सेंट्रल यूएसएसआर से अलग होना। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये जो रीजन है ये डेवलप्ड है, यहाँ पे पैसे ज्यादा, और ये इसलिए, और ये लोग अलग होना इसलिए भी चाहते थे क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि इनके पैसे इन बाकी जो गरीब देश है उन पे खर्च हो रहे हैं, स्पेशली इस पे खर्च हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि वो संघ में रहे, सोवियत संघ में बनाए रहे उन कंट्रीज को, इसलिए इनका पैसा बेकार का उन लोगों पे खर्च हो रहा है और इनका खुद का उतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। इसलिए ये सब वजह से ये अलग होना चाहते थे। और यहाँ क्या था, यहाँ पे एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम थी, ये इतना डेवलप नहीं था। यहाँ पे नेशनल रिसोर्सेज तो काफी थी, पर यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतनी ज्यादा नहीं थी कि अलग होने के बाद खुद को मैनेज कर पाए, खुद को चला पाए। और दूसरा, यहाँ पे लीडरशिप की कमी थी, यहाँ पे कोई ऐसा लीडर नहीं था कि सोवियत संघ से अलग होने के बाद वहां उस कंट्री को पूरा संभाल पाए, वहां उस कंट्री को लीड कर पाए, वहां का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी है बन पाए। तो ये दो रीजंस थे, लीडरशिप की कमी की वजह से ये नेशन नहीं चाहता था कि वो सोवियत संघ से अलग हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द डिक्लेरेशन। देखो क्या हुआ था, 1991 में क्या हुआ था, 1991 में हुआ था, 1991 में यूक्रेन, बेलारूस एंड रशिया ऐसे जाके डिक्लेयर किया जो कि यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गई है। नाइनटीन वन में यूक्रेन, बेलारूस और रशिया डिक्लेयर कर दिया कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गई है, सब अपना अपना अलग अलग हो गया, सब अपना अपना देख ले, ठीक। और सबसे पहले क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी को उन्होंने बैन किया,
कम्युनिस्ट पार्टी को बैन किया गया और डेमोक्रेसी को एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को इकोनॉमी would be the base for post-communist countries. ठीक है, 1991 में बेलारूस, यूक्रेन, रशिया ऐसा अनाउंस किया कि हाँ डिसइंटीग्रेशन हो गया, अब यूएसएसआर नहीं है, अब अपना अपना रिपब्लिक सब बन गया है, सब अपना अपना देख लें। और सबसे पहले क्या किया गया, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको डिबैंड किया गया। और ये क्या इन्होंने कहा, जब डेमोक्रेसी होगा, कैपिटलिज्म होगा, वुड बी द बेस फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। जो भी यूएसएसआर में थे उससे अलग होकर जो भी कंट्रीज बन रही थी, तो वहां के अगर लोग चाह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक वे में सरकारें बनी, इकोनॉमिक लिबरलाइज हो, तो वो सारी चीजें मतलब वो सारी चीजें अनाउंस हुई कि हाँ ये इस बेसिस पे, डेमोक्रेटिक बेसिस पे सरकारें बनेंगी। ठीक है, जो भी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज होगा वो डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगा वहां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिक्लेरेशन ऑन the declaration on the disintegration of the USSR and the formation of the Commonwealth of the Independent States, CIS came as a surprise. देखो अभी हमने देखा कि डिक्लेयर कौन किया, बेलारूस, यूक्रेन और रशिया, बस यही 3 कंट्री जाके डिक्लेयर कर दी। तो फिर डिक्लेयर करने के बाद वो एक संघ में तो नहीं थे, ऐसे यूनाइटेड नहीं थे, मगर अच्छा एकदम अलग तो नहीं हो सकते। उन्होंने क्या किया, कोऑपरेटिव वे में रहेंगे, एक कॉपरेशन बना के रखेंगे, इसलिए उन्होंने फॉर्म किया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। कि हाँ हमारा पॉलिटिकल तो हम अलग अलग रहेंगे, पर इकोनॉमिकली एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रहेंगे। इसका फॉर्मेशन किया कौन किया, यूक्रेन, बेलारूस और रशिया। तो ये एक सरप्राइज के तौर पे आया, और स्पेशली किसके लिए सरप्राइज था, स्पेशली ये सरप्राइज था इस्लाम नेशन के लिए, जो सेंट्रल एशियन पार्ट था, इस्लाम नेशन, कजाकिस्तान वगैरह, उसके लिए सरप्राइज और शॉक के तौर पे आया, क्योंकि ये तीनों तो खुद पे जाके अनाउंस कर दिया कि डिसइंटीग्रेट हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी बैन हो गया, ये सारी चीजें हो गई। मगर इस्लाम नेशन तो पहले हमने पढ़ा कि वो अलग नहीं होना चाहता था, तो उसके लिए एक शॉक के रूप में था। ठीक है, The exclusion of these republics was an issue that was quickly solved by making them founding members of the CIS. पहले तो वो तीनों मिलकर अनाउंस कर दिया कि हाँ हम अलग हो रहे हैं और हम कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट आपस में मिलकर बना रहे हैं, मगर ये शौक के रूप में आया, फिर उन्हें दिक्कतें भी हो रही थी। तो इसका भरपाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो एक्सक्लूड किया था जिस रिपब्लिक्स को, उनको फाउंडिंग मेंबर बना दिया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का। तो ठीक है, आप भी फाउंडिंग मेंबर रहेंगे, हम लोग इकोनॉमिकली कॉपरेट करेंगे एक दूसरे के डेवलपमेंट में। ठीक है, रशिया वॉज नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। ठीक है, रशिया को सक्सेसर माना जाता है सोवियत यूनियन का, उसको एक्सेप्ट किया जाता है एज सक्सेसर ऑफ सोवियत यूनियन। और कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो इसका रीजन ये है कि इट ऑक्युपाइड द सोवियत सीट्स इन यूएनएससी, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट सीट है, उसमें एक रशिया भी है। तो रशिया पहले यूएसएसआर उसका एक परमानेंट मेंबर था सिक्योरिटी काउंसिल का, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट के बाद रशिया को सक्सेसर माना जाता है, और वो इसलिए क्योंकि रशिया को यूएसएसआर की जगह पे नियुक्त किया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर। ठीक है, रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट्स ऑफ द यूएसएसआर। तो हमने देखा कि रशिया जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हुई थी, यूएसएसआर ने जो किया था बाकी कंट्रीज के साथ, जो भी कमिटमेंट्स की थी इंटरनेशनल अफेयर में, उन सबको रशिया आगे फर्दर लागू करता रहा। वो सारी चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले लिया, तो इसलिए भी रशिया को सक्सेसर माना जाता है। और ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबर बना रशिया इन प्लेस ऑफ यूएसएसआर, तो इसके अलावा भी 5 परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, रशिया, फ्रांस, यूके, यूएसए, और एशिया से एक है चाइना। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, बिकेम ओनली न्यूक्लियर स्टेट एज द पोस्ट सोवियत स्टेट। यूएसएसआर एक न्यूक्लियर स्टेट था,
आगे हम जब ट्रीटीज पढ़े थे तब उसमें था ना कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज, उसके बाद कोई और न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, कोई और ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा। 1967 से पहले 1 जनवरी 1967 से पहले जो कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट कर चुकी है, न्यूक्लियर पावर बन चुकी है, बस वही न्यूक्लियर पावर रहेगी। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। यूएसएसआर न्यूक्लियर पावर बन चुका था। फिर जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो वो जो न्यूक्लियर पावर है यूएसएसआर, उसको वो उस चीज का मतलब वो उसके जगह पे फिर न्यूक्लियर पावर रशिया बन गया। मतलब बाकी जो 15 रिपब्लिक थी वो न्यूक्लियर पावर नहीं रही यूएसएसआर वाली, लेकिन यूएसएसआर की जगह पे जो उसका सक्सेसर रहा वो रशिया रहा। इसलिए मतलब ये सारी चीजें हो रही थी। वो यूएसएसआर की जगह पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना, उसके कमिटमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। वो जो ट्रीटीज यूएसएसआर ने की थी वो सारी ट्रीटीज को ये आगे निभाया। फिर न्यूक्लियर पावर भी यूएसएसआर की जगह पे रशिया बन गया। तो इस सब वजह से रशिया को सक्सेसर माना जाता। इट कैरिड आउट सम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स विद द यूएसए। जो यूएसए के साथ डिसआर्मामेंट मतलब क्या होता है, निःशस्त्रीकरण या आर्म्स कंट्रोल। और ये सब क्यों किया जाता है, ताकि न्यूक्लियर वॉर, अभी तो न्यूक्लियर वॉर ना हो, वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो, ये सब चीजों के लिए डिसआर्मामेंट के लिए संधि होती है। और वो क्या किया, रशिया जो है वो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स यूएसए के साथ कंटिन्यू रखा। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट है, और भी कई रीजन है जिसकी वजह से रशिया को सक्सेसर माना जाता है यूएसएसआर का, क्योंकि वो उसके सारे चीजों को, सारे रूल्स रेगुलेशन को, सारे इंटरनेशनल अफेयर्स को की रिस्पॉन्सिबिलिटी रशिया फर्दर लिया और उसको कंटिन्यू रखा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके कंसिक्वेंसेस कैसे थे, फिर शॉक थेरेपी क्या था, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज जो बनी थी वो उसमें क्या सिस्टम बना, फिर इंडिया के पर्सपेक्टिव से पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज को समझेंगे, जो टेंशन चल रहा था पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में वो क्या टेंशन से, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे कैसे कि सोवियत सिस्टम में क्या क्या चैलेंजेस थे। ठीक है, अगर हम स्लाइड देखें, आज हम लोग पढ़े कि सोवियत सिस्टम में क्या क्या चैलेंजेस है, जिसकी वजह से अंडर ही अंडर उसमें उसमें लोग प्रोटेस्ट करने लगे थे अगेंस्ट सोवियत सिस्टम, लोग नाखुश हो गए थे। और फिर बाकी कंट्रीज भी सोवियत सिस्टम से अलग होना चाहती थी, तो उसके रीजंस क्या क्या थे, चैलेंजेस भी हमने पढ़ा। फिर वो क्या सोवियत सिस्टम जो कंपटीशन कर रहा था यूएसए से, क्या सच में उसका राइवलरी था, उसको टक्कर देने के लायक, मतलब वो उस लायक था कि उसको टक्कर दे पाए, क्या उसका अल्टरनेटिव था यूएसए का या नहीं, ये सारी चीजों को देखा। फिर जो लीडर्स थे जो कोल्ड वॉर में स्टार्टिंग फ्रॉम 1917 टू टिल द 1991, वो उन सारे लीडर्स को पता है कैसे किसके टाइम पे क्या हुआ, कैसे वर्ल्ड वॉर ट्रिगर्ड अप हुआ, फिर ट्रिगर डाउन हुआ, कैसे पीसफुल कोएक्सिस्टेंस का बात किए निकिता क्रुश्चेव ने। फिर जो येलेक्सिन जो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे सोवियत सिस्टम के, सॉरी रशिया के, उनको देखा। फिर जो गोर्बाचोव जिनको ब्लेम किया जाता है डिसइंटीग्रेशन का, तो कैसे क्यों उनको ब्लेम किया जाता है, क्या क्या रिलेशन है, कि कैसा रिलेटेड है वो डिसइंटीग्रेशन से, ये सब हमने समझा। फिर इम्पैक्ट क्या होगा गोर्बाचोव डिसीजन का, गोर्बाचोव एंड डिसइंटीग्रेशन तो हुआ था, तो उसमें गोर्बाचोव ने रिफॉर्म्स की बात की थी, उस रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट क्या हुआ, फिर गोर्बाचोव का रिएक्शन क्या था उस इम्पैक्ट पे। ठीक है, कैसे वो उस टाइम जो सप्रेशन हो रहा था इस यूरोपियन कंट्रीज में, मास डेमोन्स्ट्रेशन, उसको रिबेलियन को सप्रेस नहीं किए। फिर जो डिक्लेरेशन हुआ था जो, हाँ, फिर उनके रिफॉर्म्स के बाद गोर्बाचोव के अगेंस्ट जो कट्टर कम्युनिस्ट थे वो लाए थे 1991 में, उसके बारे में हम डिस्कस किए। फिर डिक्लेरेशन कि हाँ विभाजन हो गया यूएसएसआर का, सोवियत सिस्टम कोलैप्स कर गई है, खत्म हो गई है, इस चीजों को हमने देखा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो बाकी चीजें नेक्स्ट में, कॉन्सिक्वेंसेज डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या थे पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के, इंडिया का पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज से क्या रिश्ता था, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।